मिल रही है। हाँ, नमस्कार। मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं परवर्जन डिजिटल। परवर्जन डिजिटल के आज के प्रोग्राम में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले उनका मैं परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। हमारे साथ मुजीब नैथानी जी हैं। मुजीब नैथानी जी उत्तराखंड विकास पार्टी का प्रतिनिधित्व आज करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुजीब नैथानी जी। हमारे साथ पीसी तिवारी जी हैं। पीसी तिवारी जी परिवर्तन पार्टी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीसी तिवारी जी आपका। और आपका भी। अ, युवा नेता राजपाल सिंह रावत हैं, जो जी भारतीय नमस्कार सर। अंत्योदय पार्टी बाप का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मिलता जुलता नाम है आप बाप। तो बाप की तरफ से राजपाल सिंह रावत जी। तीनों पैनलिस्टों का आज स्वागत है। कल की जो डिबेट हमारी थी, कल की डिबेट भी क्षेत्रीय दलों पर ही आधारित थी और बहुत सुंदर डिबेट रही है। बहुत सुंदर, सभी ने अपना अपना विजन दिया है। तो आज का जो हमारी टैगलाइन है, पहले मैं आप लोगों के बीच में ले आता हूं। आज की जो हमारी टैगलाइन है, क्षेत्रीय दल कितनी मजबूरी, कितने जरूरी। तो सबसे पहले मैं अनुभव के आधार पर पीसी तिवारी जी के पास आना चाहूंगा। तिवारी जी, क्षेत्रीय दल जरूरी है या मजबूरी हो गई है आज? अगर हमको अपना विकास चाहिए, पहाड़ का स्वाभिमान चाहिए, उसका सब वो चाहिए तो जरूरी है। जी। मजबूरी क्या है? मजबूरी तो अगर ये तो अगर हमको अपना क्षेत्र चाहिए तो हमें क्षेत्रीय दल पर और वो भी पूरे कार्यक्रमों के साथ अवधारणा को हम्म। साकार करने की दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा और जी, जनता को भी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। मुजीब नथवानी जी, हाँ जी सर। जो ये टाइटल है, ये मजबूरी हो गई है या जरूरी है उत्तराखंड के लिए तीसरा विकल्प? क्षेत्रीय दल तो मजबूरी और जरूरी दोनों है। जी। खंडूड़ी जी तो केवल जरूरी थे, पर ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है क्षेत्रीय दल। अब अच्छा। आप तिवारी जी को ले लीजिए। तिवारी जी का इतना बड़ा संघर्ष और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कारोबारी के खिलाफ, जिसमें हरीश रावत जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इनके साथ और रेखा दस्माना जी के साथ जो अत्याचार किए हैं, उसको उत्तराखंड कैसे भुला देगा? उसको अगर उत्तराखंड की जनता अगर बुलाती है तो उत्तराखंड की जनता को धिक्कार है ऐसे कामों के लिए। और इस बात में वो नहीं है, हमारे क्षेत्रीय दलों ने कभी हाथ जोड़कर वोट नहीं मांगे। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब ये बड़े दल आते हैं तो ये जो है वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर। पर जब आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता के लिए जब आप काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? जनता को यह समझना चाहिए कि आपका असली प्रतिनिधि कौन है। कौन वहां पे गया, किसने वहां लाठी डंडे खाए, किसने हाईकोर्ट तक ये केस गया, किस तरीके से हरीश रावत जी ने इन्फ्लुएंस किया, किस तरीके से उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया। और मेरा तो हकीकत में मानना है कि तीन यहाँ पे ऐसे लोग मैं मानता हूं जो कि इस राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री बड़े दलों के, एक खंडूड़ी जी, एक भगत दा और एक हरीश रावत जी। परंतु मेरा सबसे ज्यादा दिल यह टूटा कि जब हरीश रावत जी आए, लोगों की उम्मीद जगी, उन्होंने उसके विपरीत काम किया। क्यों काम किया ये तो आप उनसे पूछिए, कांग्रेस से पूछिए कि इस तरीके का तिवारी जी के साथ उनके उस पुराने जमाने से संबंध है। चाहे दोनों अलग अलग दलों में रहे, विपरीत विचारधारा रही, पर दोनों दोस्त रहे पुराने जमाने से, आंदोलन के जमाने के। और उन्होंने उनके साथ इतनी इतनी मतलब जो किया है वो बहुत भर्त्सना वाला काम किया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्रीय दल के जितने भी प्रतिनिधि हैं, क्या आपने कभी किसी प्रतिनिधि पे इल्जाम लगाया कि इसने कोई गलत काम किया? क्या आज तक कोई इल्जाम है कि इसने पैसा कमाया क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने? कोई इल्जाम नहीं है। उनके पास, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के पास आज भी जो दौलत है वो इनके हाथ टूटे हुए हैं, इनकी छातियां टूटी हुई है, ये जेल गए हुए हैं, चाहे वो पुराने रहे हो चाहे वो नए रहे हो। चाहे आप काशी सिंह हेरी जी की बात कर लें, तिवारी जी आज हमारे साथ बैठे हैं उनकी बात कर लें, आप जो है दिवाकर भट्ट जी की बात कर लें। अगर आप क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों के लोगों को देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि असली काम इस उत्तराखंड को बनाने का इन लोगों ने किया है। अब आप ये देखिए कि हमारे जो पहाड़ के गांधी थे, उनके पास ये कहा जाता है कि बसों में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, परंतु वो बसों में जाते थे। वो उनको कई बार ऐसा होता था कि कंडक्टर उतारने की कोशिश करता था, तो वहां भी कुछ ना कुछ होता था, फिर लोग सहयोग कर देते थे और वो अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। और हमारे जो जस्सू दा थे, जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले विधायक रहे, वो जब विधायक भी बन गए तो उनका खोट फटाई हुआ रहा। उनका आज भी कहीं मकान नहीं है। आज आप भाजपा और कांग्रेस वालों के मकान देख सकते हैं,
कहाँ? देहरादून में। उनका अपने गांव में मकान नहीं है। उनके परिवार की हालत आज भी एक सामान्य गढ़वाली कुमाऊनी परिवार की हालत है। तो क्षेत्रीय दलों की हकीकत में अगर इस उत्तराखंड में जरा भी अस्मिता बची हुई है, जरा भी वो बचा हुआ है, तो केवल क्षेत्रीय दलों की मेहनत के और इनका जो संघर्ष है उसकी वजह से आज उत्तराखंड बना हुआ है। नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस का जो सिस्टम है, लोग नहीं कह रहा मैं, सिस्टम ने इस उत्तराखंड को खत्म कर दिया था। अगर तिवारी जी जैसे लोग ना हो तो ये उत्तराखंड खत्म हो जाए, ये उत्तराखंड खत्म हो जाए। राजपाल सिंह रावत जी, दिल्ली में आप बनी, उत्तराखंड में बाप बनी। ये आप बाप के चक्कर में क्या उत्तराखंड को तीसरा विकल्प मिल पाएगा 2022 में? देखिए सर, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय दल 45 दल रजिस्टर्ड उत्तराखंड में है, लेकिन उनकी पहचान क्या है? अभी भाई साहब जी बात कर रहे थे, मुजीब नैथानी जी, यूकेडी की भी उन्होंने बात की थी, यूकेडी के कुछ लोगों की बात की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास विजन क्या है। पब्लिक तो ये नहीं देखेगी कि कितने दल हैं, कितना कौन है, कौन क्या, ये कोई नहीं देखता। आज की डेट में पब्लिक विजन देखती कि आपके पास विजन क्या है। अगर विजन सही है आपके पास, पब्लिक की समझ में विजन आ रहा है, तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, अदरवाइज आपको सपोर्ट नहीं करेगी। दल चाहे आप 100 बना लो। आप यूकेडी की हालत 20 साल से देख रहे हो उत्तराखंड में। क्षेत्रीय दल था, क्षेत्रीयता का टैग लगा हुआ है उनपे, भावनात्मक मुद्दों से वो दल जुड़ा हुआ था, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड में 0 है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई सॉफ्ट विजन नहीं था जो जनता की समझ में सीधा आता कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। पूरा उत्तराखंड भ्रमित हो गया, उत्तराखंड भ्रमित हो गया और आज बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। आप देख सकते हो इस चीज को, ठीक है ना? तो आज क्षेत्रीय दल की जरूरत है, लेकिन वो सबसे जरूरी है कि उनके पास विजन क्या है। विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, सॉफ्ट विजन होना जरूरी है, जो पहाड़ के हित का विजन हो, उत्तराखंड के हित का विजन हो, तब जाके पब्लिक कहीं सपोर्ट करेगी। वो कोई सा भी दल हो, क्षेत्रीय दल हो या कोई राष्ट्रीय पार्टी हो। विजन क्लियर होना चाहिए। देखिए, विजन की बात आप कर रहे हैं तिवारी जी, आप एक अनुभवी नेता हैं, जन संघर्ष भी आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्या कारण है कि क्षेत्रीय दल जनता में वो विश्वास नहीं बना पा रहे हैं या जनता उन पे विश्वास नहीं कर पा रही है? आपका अनुभव क्या कहता है, क्या कारण है इसके? देखिए, बहुत राजपाल जी ने एक अच्छा सवाल उठाया, विजन क्या है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लखनऊ में जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था, उस वक्त मैं लखनऊ में था। आप सब जानते हैं, मैं मीडिया से भी जुड़ा रहा हूँ। तो उस वक्त बहुत सारे वहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वो ये बात हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं, आपके पास विजन क्या है। तो हमने कहा हमारे पास विजन तो है, लेकिन आप विजन पहले उनसे पूछिए जो सरकार चलाने वाले हैं। मैं सड़क पर हूं, मेरा विजन क्या होगा, मेरी पार्टी का विजन क्या होगा, वो तो हमारे घोषणा पत्र हैं, हमारी चीजें और हमारे आंदोलन हैं। सबसे पहले जो उत्तराखंड की जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर नियंत्रण का सवाल है। वो किसका होगा? वो जिंदल का होगा, वो कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोग या उनके जैसे तमाम और लोग, चाहे वो कोई नाम रखते हो, अगर उनका होने वाला है तो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड की चीजें नहीं होने वाली हैं। नंबर 2, अगर हम श्रमिक जो काम करने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते, अपने गांव में बदलाव नहीं ला सकते, अपने 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 जंगलों में हमारे अधिकार नहीं है, और हम नीतियां हम लोग नहीं बना रहे हैं अपने आम लोगों के हिसाब से, तो आप कोई भी पहाड़ी नाम ले आइए, कोई भी बाहर का नाम ले आइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए विजन तो है, क्योंकि जब हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात कर रहे थे, मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा सा समय हो तो मैं कह दूं इस बात को जी कि उत्तराखंड में संघर्ष वाहिनी जो पर्वतीय युवा मोर्चा के बाद 74, 75, 76 में बनी थी, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की पर स्थानीय जनता के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जो पूरे उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने एक पूरा नौजवानों का पूरा एक पूरा समूह बनाया, और पहला उत्तराखंड जो बंद था वो 22 और 23 फरवरी को जो नैनीताल क्लब कांड के बाद हुआ था, वो पहला जो बंद था, उस बंद में वो हम लोगों के कहने पर शामिल हुआ था। लेकिन एक काम जो तय नहीं किया गया वो ये किया गया
कि पहले संघर्ष से एक संगठन डेवलप कर लिया जाए और उसके बाद फिर हम राजनीति को सही तरीके से बात करेंगे, क्योंकि सवाल केवल एमएलए बनने का नहीं होता है। सवाल तो होता है कि हम कैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं और उसके लिए क्या हमारे पास पूरा दृष्टिकोण है या हमारे पास उसका संकल्प है। तो लेकिन उसी बीच एक क्षेत्रीय पार्टी आ गई। मैं 77-78 की बात कर रहा हूँ, तब हम कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र नेता की हैसियत से काम करते थे। अब पूरा उत्तराखंड में देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक का 2 दिन का बंद आयोजित किया गया था और उसमें ये सवाल बार बार उठा था कि भाई हमको इस राज्य में जो लूट है, जो एक तरह की जो इजारेदारों की लूट है, उस सबके खिलाफ जाना है और वही संघर्ष चल रहा था। तो उस वक्त जो लोग सामने आए उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम बहुत जल्दी बदल देने वाले हैं। ये तो आप जो कह रहे हैं वही सही है, और लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये बीच में जो गैप है इसको हम पूरा कर दें। और उस गैप पूरा करने में हम इस बात को भूल गए कि अगर हम कोई सरकार बनाते हैं, कोई सरकार चलाते हैं, तो उस सरकार को सबसे पहले अपनी जनता के हित क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर हम अपनी जनता के हितों को नहीं देख पा रहे हैं, हम अगर जो सो कॉल्ड जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी जो पूंजी की लूट है, उनके जो बड़े बड़े उनको देख पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोई बदलाव संभव नहीं था। और आज आप देख लीजिए एमएलए कोई भी हो, वो चाहे राष्ट्रीय दलों का है या क्षेत्रीय दलों का हो, अगर वो अपने उन उत्तराखंड के उन सवालों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे, उसके लिए लड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जो क्षेत्रीय दलों का जो एक वजूद है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर हम उनकी नीतियों के साथ जाके खड़े हो गए, अगर हमारा एमएलए भी कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए की तरह काम करने लग जाए, हमारा एमएलए भी अगर जो पहाड़ों में अभी त्रिवेंद्र सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिसंबर में उन्होंने पूरा जमीनों की निर्बाध खरीद फरोख्त की इजाजत दी थी और ये भी कहा था 143 भी नहीं होगा। तो ये जो सारे जो मसले हैं उन पर हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा और सड़क पर उतर के जनता को संगठित करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा और उनके माध्यम से ये व्यक्ति को एमएलए बनाने या व्यक्ति की सरकार बनाने का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है उस तो लोगों तक पहुंचाना, और उसके लिए इनकी पूंजी की जो खरीद है, इनके शराब है, पैसा फेंकने का जो तरीका है, उसके बदले जन संगठनों को खड़ा करके अपने अस्तित्व की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ना। अगर हम ये सड़क से लेकर संसद तक, जी मैं आऊंगा तिवारी जी आपके पास में। मुजीब नैथानी जी, राजपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। मुजीब भाई, अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें और अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, तो अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल बहुत सशक्त और मजबूत हैं। कई जगह तो क्षेत्रीय दलों की सरकार भी है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पीसी तिवारी जी का जो अनुभव कह रहा है, लेकिन हालात तो यही इशारा कर रहे हैं कि लोग उनके अनुभव का लाभ लेना नहीं चाहते। अगर उनके अनुभव का लाभ लिया होता तो आज कम से कम क्षेत्रीय दलों के हालात अच्छे थे। आप भी एक राजनीतिक दल चला रहे हैं, क्या भविष्य समझते हैं 2022 के लिए, और क्या कुछ रणनीति आपकी होगी 2022 के लिए? 2022 तो खैर बहुत नजदीक है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो अलग राज्यों से, क्षेत्रीय दलों से जो हम लोग कंपेयर करते हैं, वो वही चीज हमारा प्लस पॉइंट है। अब उसका कारण यह है कि अगर आप यूपी में मायावती का दल देख लें या मुलायम सिंह जी का दल देख लें, तो आप इनकी नीतियां देखेंगे कि इनकी नीति अपने की है। अपनी जाति को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, अपने लोगों को कैसे ठेके दिलाएंगे। तो ये तो गिरोह है। जो दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो गिरोह हैं, वो गिरोह की तरह काम करते हैं, वो अपने लोगों को धंधे देते हैं। और हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं, चाहे वो तिवारी जी हो, उन्होंने कभी किसी व्यक्तिगत आदमी को आगे बढ़ाने की बात नहीं कही है। तो वो जो है वो हमारे पूरे समाज की बात करते हैं। अब दिक्कत हम लोगों के साथ ये हो रही है कि जब हमारे क्षेत्रीय लोग पूरे समाज की बात करते हैं तो हम तक जो है कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं आता है। तो जब हमको कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट आता नहीं है तो हमें ये लगता ही नहीं है कि क्षेत्रीय दल हमारे हितों के काम कर रहे हैं। इसके बहुत बड़े उदाहरण मैं नहीं दूंगा, परंतु मैं अभी इसके भी उदाहरण दूंगा कि कैसे वो पर्टिकुलर क्षेत्रीय दल हमारे हितों के लिए काम कर रहे हैं, परंतु वो पर्सनल किसी के हितों पे नहीं जा रहे। और इसलिए जो है जनता ये बात नहीं समझ पा रही है कि जो हित मेरे लिए किया गया है वो क्षेत्रीय दलों ने कितना बड़ा काम कर दिया। मैं इसमें स्टेंस लूंगा, मजबूरी, खंडूड़ी जी की मजबूरी थी दिवाकर भट्ट जी। क्यों? क्योंकि खंडूड़ी जी इस प्रदेश का उत्थान चाहते थे।
परंतु उनको दिल्ली से प्रेशर था। अब जो पहला प्रेशर 2007 में हम भूल रहे हैं, वो मैं आपको आज याद दिलाना चाहूं कि जो भूमि कानून आया, जिसमें खंडूड़ी जी ये चाहते थे कि 250 वर्ग मीटर से ऊपर, वो तो 200 वर्ग मीटर चाह रहे थे, पर उसे बाद में जो है 250 वर्ग मीटर किया गया। तो वो जो है बाहर के लोग यहाँ जमीन ना खरीद पाए, ये खंडूड़ी जी की हार्दिक इच्छा थी, पर उनपे ऊपर से प्रेशर था, कुछ मंत्री भी प्रेशर दे रहे थे, तो उन्होंने दिवाकर भट्ट जी को आगे किया और दिवाकर भट्ट जी इसमें अड़ गए। उन्होंने मंत्रियों से भी ये कहा कि अगर आप अपने नंबर 1 की कमाई से देहरादून के अंदर 250 वर्ग मीटर का अगर कोई आदमी प्लॉट खरीद के मकान बनाने की औकात रखता है, तो मैं इस कानून को वापस करवा, मैं भी नहीं फेवर करूंगा। पर जब हमारा पहाड़ी आदमी जमीन खरीदने की औकात ही नहीं रखता, तो 250 वर्ग मीटर में जिसको मकान बनाना बनाए पूरे देश से आके, यहाँ पे क्या दिक्कत है। परंतु ऐसे जमीनें तो लूट जाएंगी। उस समय कितने हंगामे हुए, कितने लोगों के करोड़ों रुपए डूबे, और अगर ये कानून वापस हो जाता तो मैं समझता हूं कि दिवाकर भट्ट जी को तो लोग करोड़ों रुपए ऐसे ही दे देते कि कानून वापस ले लो, हमारे पैसे लगे हुए, हमारे डूब रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं किया। परंतु इससे क्या हुआ कि पूरे उत्तराखंड की जनता तक हित पहुंचा, क्योंकि वो 250 वर्ग मीटर की जमीन का जो सील लगी, उससे उत्तराखंड की जमीन, हर आदमी को उससे प्रॉफिट हुआ। हम बचे, बाहर के भेड़ियों से लूटने से बचे, परंतु वो हमें लगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत प्रॉफिट नहीं था, वो हमने देखा ही नहीं वो प्रॉफिट। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में बहुत गरीब लोग रहते हैं, और खास तौर से हरिजन परिवार इतना गरीब होता है कि उसमें मकान तो है पर खेती करने के लिए खेत नहीं है। और हमारे जो ये उच्च वर्ग है, हम ठाकुर ब्राह्मण है, अपने खेत खाली छोड़े हुए, उनको खेती करने के लिए नहीं दे रहे। तो इस पे क्या हो रहा है कि वो बेचारे वहां पे ना तो खेती कर पा रहे हैं, ना उन्हें रोजगार के अवसर है। तो इसके लिए जो खाद्यान्न की योजना लेके आई गई, ये भी खंडूड़ी जी की देन थी, जिसमें दिवाकर भट्ट जी का भी योगदान रहा। दोनों ने मिलके इसको जो है 2 रुपए किलो का जो राशन चलवाया, ये इन दोनों की देन रही। तो उसमें क्या हुआ कि दिवाकर भट्ट जी ने इसमें ये चीज भी जोड़ी थी कि ना केवल राशन विक्रेता ये सामान बेचे, वो उसमें जो है तेल भी बेच ले, वो उसमें जो और चीजें होती है, जर्नल आइटम होते हैं, वो भी बेचे, ताकि कुछ पैसा उसे इससे बच जाए, खाद्यान्न से कुछ पैसा वहां से बच जाए, तो उसकी इनकम ठीक हो जाए। साथ ही उन्होंने ये कराया कि गाँव में जो ये दुकानें थी, इसमें जो राशन कार्ड धारक थे वो कम हो गए, किसी में 80 है, किसी में 50 है, तो कमीशन से इतना कुछ बचता नहीं। तो उन्होंने ये कर दिया था कि मिनिमम 6,000 या 5,000 रुपए, अब जिसके राशन कार्ड कम है वो उस राशन विक्रेता को दिए ही दिए जाए, ताकि उसे लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरीके के काम जो है खंडूड़ी जी ने जो बैकअप लिया, वो जरूरी और मजबूरी जो हो गया, वो उत्तराखंड क्रांति दल हो गया था कि यहाँ पे पहाड़ के विकास की बात है। अब एक और चीज थी जिसके लिए हम वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर हम तक व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं होता। वो था कि जो फॉरेस्ट का कानून है, और जितनी सड़कें और विकास काम के लिए सड़क चाहिए, तो जो फॉरेस्ट को जमीन देनी है, वो लैंड जो यूज का वो था। तो खंडूड़ी जी और दिवाकर भट्ट जी ने एक लैंड बैंक बना के फॉरेस्ट को एक ही बार दे दिया था कि तुम ये बार बार योजनाओं में इस तरीके से धांधली मत करो कि अब ये फॉरेस्ट की जमीन नहीं मिली, ये नहीं मिली। आप एक लैंड बैंक पकड़ लीजिए और इस लैंड बैंक में से आप अपना काटते रहिए, ताकि ये दिक्कतें दूर हो और पहाड़ में सड़कें बन सके। तो आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सरकार जो है ड्राइविंग की तरह नहीं चलती कि ये ड्राइवर बैठ गया। इसके कई अंग होते हैं, कई अंगों का जब तक आपस सामंजस्य नहीं होता तब तक। तो मैंने आपको ये जो 3 बातें बताई हैं, ये बातें आज तक जनता को ये यूं नहीं समझ आती, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत भला नहीं हुआ। परंतु अगर इन्हीं 3 बातों में व्यक्तिगत भलाई की बातें जोड़ दी जाती, तो वो जो लोग इससे व्यक्तिगत करोड़ों रुपए कमाते, वो आज इन दलों को पोषित कर सकते थे। वो इन दलों, वो तिवारी जी को भी कहते, लो जी 2 करोड़ रुपए पकड़ो, आप जीत के आओ, आप हमारी भलाई का काम करना। वो जो है यूकेडी को भी कहते, वो राजपाल रावत जी को भी दे देते कि ये लोग हमारे। परंतु हमारे क्षेत्रीय दलों ने इस 4 आदमियों के प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया है। इस पूरे उत्तराखंड के भलाई के लिए पहले से भी संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और जब सत्ता में केवल एक मंत्री था जिसकी कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि बीजेपी अपना बहुमत पूरा कर चुकी थी, उसके बावजूद बीजेपी के जो यहाँ के, चाहे वो भगत हो, चाहे वो खंडूड़ी जी हो, ऐसे नेताओं ने यूकेडी को मान्य इसलिए बनवाया ताकि जो हमें ऊपर से प्रेशर आता है वो यूकेडी खत्म कर सके। और इसमें हमारी जनहित के काम हुए। तो जब जनहित के काम हुए तो सबके हुए, तो किसी ने कोई होर्डिंग नहीं लगाया। मैंने ये 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कोई भी आदमी ये बता दे कि इन 3 महत्वपूर्ण बातों पे कभी भी किसी भी जगह कोई होर्डिंग लग गया हो। हमारी तो स्थिति ये हो रही है कि कोई भी मंत्री विदेश होके आ जाते हैं तो उनके चेले एक होर्डिंग लगा देते हैं कि विदेश यात्रा की बधाई। परंतु क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो जनहित के इतने महत्वपूर्ण काम किए गए, उसमें एक भी बोर्ड नहीं लगा।
तो ये अभी जनता को समझना बाकी है कि क्षेत्रीय दलों ने किस जनता को तरीके से समझना उत्तराखंड को बाकी बचा है के जी रखा। मुजीब नेतानी जी, जनता को समझना बाकी है और आपको समझाना बाकी है। राजपाल सिंह रावत जी सर, जितनी बातें यहाँ पे हो रही हैं एक अनुभव के आधार पे हो रही हैं, लेकिन आप एक युवा हैं और सुशील कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवनिर्माण सेना से है, पर्वतजन डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशील जी आऊंगा आपके पास में, उससे पहले राजपाल जी, आप एक युवा हैं और युवा होने के साथ साथ आपने पार्टी भी ऐसी पकड़ी है कि बाप, और क्योंकि बड़ा एक नाम है बाप, तो आप एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जमीनी काम कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पार्टी आप ले लीजिए, बाप ले लीजिए, सपा बसपा ले लीजिए, यूकेडी ले लीजिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए, परिवर्तन पार्टी ले लीजिए, तो 54-55 पार्टियां हैं, लेकिन ये 54-55 पार्टियां 20 साल का अनुभव ये कह रहा है कि ये जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। आप कैसे समझाएंगे उत्तराखंड की जनता को कि भाई ये बाप है, ये कुछ करेगी? सीधा जवाब, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं। बिल्कुल सर, सीधा जवाब है। पहले तो मैं पीसी तिवारी जी और मुजीब नैथानी जी ने जो कहा, बस एक पॉइंट में उसका जवाब दे देता हूं कि सर देखो, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ ना, इसको आज की डेट में कोई नहीं देखना चाहता। आज की डेट में लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके पास में विजन क्या है, आपके पास रोड मैप क्या है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उस विजन तक नहीं पहुंच सकते। सीधा क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा उदाहरण दूं। 24 मार्च 2017 को यहीं पुरोला में, जहाँ पे मैंने मॉडल लगाया है उत्तराखंड के लिए, वहीं पे हमारी एक मीटिंग हुई। उसमें हमारे चमोली से, रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, टिहरी से, उत्तरकाशी से और हमारे कुमाऊं मंडल के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे वो उसमें शामिल हुए हैं। हमने उसमें रोड मैप क्लियर रखा था कि ये कृषि का व्यवसायीकरण का मॉडल है, जो हमारी इंजीनियर्स गढ़वाल टीम ने बाकायदा उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जमीनों से मिट्टी उठा के ये सो अलाना फलाना सब करके क्लियर रोड मैप उसमें रखा गया था कि कृषि का व्यवसायीकरण न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू ब्रीड से इस तरीके से करना है। हमें माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट हर घर में, उत्तराखंड के हर घर में माइक्रो की फैक्ट्री लग सकती है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लग सकती है। हमारे पास कितने संसाधन है, हमने उनको टोटल आइडेंटिफाई किया, उनके क्या गुणधर्म है, किस पत्ते से हम क्या बनाएंगे, किस चीज का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उस पर कंटिन्यू हमारी टीम रिसर्च करती रही। लगातार हम लोगों के बीच में वो बातें रखते रहे। हमारा सीधा सीधा उस दिन 2 बिंदुओं पे जो तय हुआ था, जो हमारा प्रपोजल फाइनल हुआ था, 2 बिंदुओं पे हुआ था। एक, हमें चाहिए पूर्णतः स्वरोजगार युक्त उत्तराखंड। हर आदमी के हाथ में, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसके हाथ में स्वरोजगार होना है और वो देना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। दूसरा, अब जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट उसमें था कुव्यवस्था मुक्त उत्तराखंड की। ये जो आपने गिनाए, जो मुजीब नैथानी जी ने गिनाए या पीसी तिवारी जी ने गिनाए, ये सब कुव्यवस्था है। इसकी जड़ पे हमें जाना है कि इसकी जड़ कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी जड़ पे हमें जाना था। तो हमने उस दिन फाइनल किया था कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बार हमने तय किया था कि 8 जिलों में, उस दिन बल्कि उनकी ये क्या नाम है, गवर्नमेंट की यहाँ पे LIU भी यहाँ पे थी, उनका प्रशासन भी यहाँ पे था उस मीटिंग में। उसी दिन तय किया था कि 8 जिलों में हमारे जितने भी मेंबर्स अभी हैं, सीनियर्स मेंबर्स जो भी हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वगैरह, सब RTI का इस्तेमाल करेंगे। हमने किया RTI का इस्तेमाल, तमाम सारे। हमने ज्यादा बहुत बड़ा नहीं ले गए हम कि किसी ने करोड़ों का कर दिया, अरबों का कर दिया। हमने सिर्फ मनरेगा को उठाया कि मनरेगा में क्या हो रहा है एक्चुअल। जब मनरेगा जैसी बेसिक योजनाएं ग्राउंड पे लगेगी तब जाके कहीं विकास पैदा होगा। हमने मनरेगा को लिया, 8 जिलों में हमने RTI लगाई। जब हमने उसके रिजल्ट देखे, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, राजनीति हमारा मकसद तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। हमारा मकसद है रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन उत्तराखंड में लागू करना। राजपाल रावत जी, एक सेकंड सर, मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। एक सेकंड मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर। हमने RTI लगाई, उसके बाद RTI के बाद जो लड़ाई हमने लड़ी और जो पर्सनल व्यक्तिगत मैंने लड़ाई झेली है, मेरा रोजगार मेड इन पहाड़ मेक इन जुगाड़, उत्तराखंड का पहला रोजगार सब्बल गिरा के, सब्बल गैंती लगा के तुड़वा दिया गया यहाँ पे। 2 साल तक मैं पुलिसिया कहर, मैंने वो पुलिसिया कहर देखा है, मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मैं बता नहीं सकता आपको, सिर्फ सच का। लेकिन एट लास्ट जब यहाँ तक आते आते 2 साल के बीच में इस स्टेप तक आते आते हमें ये लगा कि यार हम इस तरीके से इसको नहीं, कुव्यवस्था को हम इस तरीके से नहीं बदल सकते। अगर हमें कुव्यवस्था को बदलना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले
ऐसे लोगों को बिठाना होगा जो रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन पहले लागू करें। जब तक रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन उत्तराखंड में नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, रामायण महाभारत कितनी राजपाल भी चला रावत लो, जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्षेत्रीय राजपाल पार्टियां, रावत जी, जी जो जी बात सर, आप कह रहे हैं, जो व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, जो को व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट आप तब करेंगे जब आप सरकार में आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनता आप पे विश्वास क्यों करे? ऐसा कौन सा काम बाप ने किया है जो बाप को लोग वोट दें? सत्ता में आने के सीधा बाद सारी चीजें आप कर सकते हैं, वरना सीधा सत्ता सीधा में रोड, आए बगैर आप एक एनजीओ की तरह रहेंगे। क्या कर लेंगे आप बिना सत्ता के? सत्ता में कैसे आएंगे वो थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं, और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, सीधा सीधा रोड मैप है। हमें चाहिए जी। पूर्णतः स्वरोजगार युक्त उत्तराखंड, पूर्णतः कुव्यवस्था मुक्त उत्तराखंड। उसके लिए टीम जमीन पर दिन रात एक करके काम कर रही है, और हम किस कंडीशन में काम कर रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते। हम अपनी टीम को ओपन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें चुन चुन के टारगेट किया जाता है, चुन चुन के हमें टारगेट किया जाता, इसलिए हम ओपन कुछ नहीं करते। लेकिन सही वक्त पे जिस दिन हम ओपन करेंगे अपने किए हुए कामों को उत्तराखंड में, जो हमने पहाड़ में कर लिए काम, जिस दिन ओपन करेंगे उस दिन हर उत्तराखंडी को हम पे और अपने आप पे खुद पे गर्व होगा कि हाँ हमने कुछ खुद किया। पे गर्व होगा। जी मैं आऊंगा राजपाल जी, मैं लौट के आऊंगा। सुशील कुमार जी, आप जी भाई साहब। नवनिर्माण सेना का प्रतिनिधित्व तो यहाँ कर रहे हैं। मैं तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं डिबेट को, और कल भी जी डिबेट हुई थी। कल हमारे 3 साथी थे और आज हमारे पास 4 साथी हैं। कल की अच्छा। डिबेट में भी मेरे सवाल लगभग कमावेश यही थे, और आज भी मेरे सवाल कमावेश यही है, क्योंकि मेरे सवाल वो हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। और मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं आप चारों लोगों की पार्टियों में से किसी को वोट अगर दूं तो क्यों दूं? उस क्यों का जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, और सवाल लेके आपके पास भी पहुंचा हूं कि नवनिर्माण सेना अगर 2022 में चुनाव लड़ती है तो ये उत्तराखंड की भोली भाली जनता भाजपा कांग्रेस की बजाय आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या खास है आप में? देखिए, पहले तो मैं आप सभी जो भी सज्जन यहाँ बैठे हैं लेट से ज्वाइन करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, विलंब के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, वोट नवनिर्माण को दिया जाए या आपको दिया जाए या बाप को दिया जाए या जिसको भी दिया जाए, जो अलग अलग संगठन कार्य कर रहे हैं, पहली चीज यही है कि 17 साल में जितना फेलियर क्षेत्रीय पार्टियों का या राष्ट्रीय पार्टियों का रहा है, हम लोग बार बार जो है दोषारोपण करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर, लेकिन बराबर की भागीदारी क्षेत्रीय दलों की भी रही है। ये फेलियर खाली उन राष्ट्रीय पार्टियों का ही नहीं है, क्षेत्रीय दलों का भी है। वो अपनी बात को जनता के मध्य नहीं पहुंचा पाए और आज वो दोषारोपण करते हैं कि जनता उनको वोट नहीं करती। आपकी ऐसी क्या नीतियां थी जो 18 वर्षों के अंतर्गत आप उनको समझा नहीं पाए, उनको ये नहीं जता पाए कि आपके ऊपर विश्वास जनता क्यों करे? आज प्रदेश को युवा नेतृत्व की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जो विकल्प हम लोगों के सामने इससे पहले हैं, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या जो भी विकल्प हम लोगों के समक्ष सारे के सारे हैं, प्रश्न ये है कि ये सारे के सारे विकल्प हाल की परिस्थितियों में कितनी बार जनता के मध्य जो है संवाद करने के लिए उतरे हैं। कोरोना काल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से राज्य के अंदर जो प्रवासी भाई बाहर से निकल कर आए और उनको बहुत ज्यादा हेल्प की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, अलग अलग चीजों की आवश्यकता थी। मुझे कहने में इसमें कोई भी संकोच नहीं है, मुझे कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वहां नजर नहीं आया। ये सारे के सारे घरों के अंदर बैठ के अपनी आरतियां उतार रहे थे, एक कप चाय और जो भी व्यवस्थाएं जो जैसा ये घरों के अंदर संचालित कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा निकल कर नहीं आया जो व्यक्तियों को या पहाड़ी क्षेत्र में या हमारा मैदानी क्षेत्र में जाके लोगों को ये ढंढास बजाए कि भाई मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं आपके लिए कार्य करने के लिए आतुर हूँ। तो परिस्थितियां थी वहां कार्य करने के लिए, और जो ये क्षेत्रीय दल जितने भी आज संगठित होकर सारे के सारे ये कह रहे हैं पुनः कि 2022 में हम लोग जो है बहुत बेहतर प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। 18 साल के अंदर इस क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इन सारे के सारे क्षेत्रीय दलों को जनता ने नकारा है। अब प्रश्न यही है कि हम सारे के सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम में से कौन अपनी बात जो है जनता के मध्य लेकर जा पाता है, अपनी नीतियां जनता के मध्य लेकर जा पाता है। एक चीज तो स्पष्ट है कि 2022 में जो भी व्यक्ति या जो भी संगठन या जो भी पार्टी अपनी नीतियों को जनता के मध्य बड़ी स्पष्टता के साथ रख पाएगा, उनके साथ अपना जुड़ाव पैदा कर पाएगा, क्षेत्रीय रीजनल मुद्दों को आगे लेकर जा पाएगा, वही जनता के अंदर वोट पाने का अधिकारी भी होगा और जनता उसके ऊपर विश्वास भी जताएगी। आज कोरोना काल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि कई तरीके की लिमिटेशन है। पिछले 4 महीने लगभग जो है
सारे के सारे संगठन जो भी कार्य कर रहे थे 2022 के लिए, उनके लिए एक थोड़ा सा रुकावट वाला जो है पहर समक्ष हम लोगों के सामने आया है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ये चीज़ हटेगी, उसके बाद जो भी संगठन जो है क्षेत्रीय स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको आपसी समन्वय बनाते हुए जनता के मध्य जाना चाहिए। नवनिर्माण के माध्यम से हम लोगों ने पहले भी कहा है कि एक जना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आपको अपनी बात लेके जानी है तो हमारा जो संघर्ष है वो उन पार्टियों से है जो धन बल हर स्तर पर हमसे संपन्न है, और हम उस स्तर के ऊपर जो है उनसे कटाक्ष या उनके ऊपर उनसे जो है जीत नहीं सकते। तो हम लोगों को जितनी भी रीजनल फोर्सेज हैं, इन सबको एक मंच के ऊपर आना पड़ेगा, अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जो भी ऐसी मुद्दे हैं जो हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, हमारे उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे हैं, एक कॉमन एजेंडा डिसाइड हो और सारे के सारे क्षेत्रीय दल एक टेबल के ऊपर बैठे और उसके ऊपर बैठकर लेआउट तय करेंगे 2022 में किस तरीके से हम लोग जनता के अंदर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि चाहे वो नवनिर्माण हो, चाहे वो आप हो, अगर ये खंडित अवस्था पे जनता के मध्य जाएंगे तो फिर दोबारा पिछले 8 साल की या 18 साल की पुनरावृत्ति दोबारा जो है हमें 2022 में भी देखने को मिलेगी। इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बार-बार सारे जो भी रीजनल फोर्सेज हैं उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आपसे जो भी आपका मनमुटाव है, जो भी पिछला हुआ उसको त्याग दीजिए। अब राज्य हित के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम सारे लोग एकजुट हों, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, एक कॉमन एजेंडा तय करें हमें प्रदेश के अंदर क्या करना है और उस एजेंडे के साथ हम लोग अपनी बात को जनता के मध्य लेकर जाएँ, यथाशक्ति अपनी बात को जनता के मध्य पहुंचाए जाए। सुशील जी ने कुछ कड़वी बातें कही हैं। तिवारी जी, राजपाल जी मैं आऊंगा, मैं जो टर्न लेके आ रहा हूँ उसी टर्न के आधार पे आऊंगा। आधे घंटे का समय तकरीबन आज की हमारी डिबेट का बीत चुका है, लेकिन आधे घंटे की डिबेट में सुशील जी ने जो बातें कुछ कही हैं, अब मैं उन्हीं बातों को आधार बना के आगे बढ़ता हूँ। तिवारी जी, मैं अभी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी पलायन की बात नहीं करी है, मैंने स्वरोजगार की बात नहीं करी है, मैंने बिजली पानी की बात नहीं करी है, मैंने किसी मुद्दे की बात नहीं करी है। इन मुद्दों को तो हम बात कर ही नहीं रहे। इन मुद्दों पे हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में ऐसा कौन सा क्षेत्रीय दल है जो सुशील जी कह रहे हैं कि जिन्होंने आंदोलनकारियों की लड़ाई लड़ी हो, जिन्होंने गैरसैंण की लड़ाई लड़ी हो, जिन्होंने लोगों के घर घर जाकर उनके पानी के लिए, बिजली के लिए संघर्ष किया हो। ज्यादातर राजनीतिक, क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक एनजीओ की तरह काम करते हैं और देहरादून घंटाघर राजधानी के 1 किलोमीटर के दायरे में ही उछल कूद से खुश हो जाते हैं। क्या ऐसी उछल कूद से जनता खुश हो जाएगी? तिवारी जी, आपका जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पे हम ये जानना चाहते हैं। सवाल ले लेता हूं तिवारी जी। अब मैं उस सवाल पे आता हूं कि जो सुशील जी ने कहा है कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए, क्या यह संभव हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय दल अगर सब इकट्ठे आ भी जाते हैं और जनता उनके सामने नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। हम लोग अगर ये सोच रहे हैं, देखिए हम एक बात जानते हैं कि हम शुरुआत से जब जन आंदोलनों में शामिल रहे हैं, छात्र आंदोलन में शामिल रहे हैं, चिपको में शामिल रहे हैं, नशा रोजगार में शामिल रहे हैं, हिमालयन कार रैली के सवाल पर रहे हैं, जमीनों के सवाल पर रहे हैं, ये सारे जो सवाल हैं, उसके अलावा मजदूरों के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, गैरसैंण के सवाल हैं, वो तमाम सवाल हैं। उसको लोग जानते हैं कौन कहाँ है क्या नहीं है, उस लोग जानते हैं, उस पर मुझे ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन एक बात से मेरा ना इत्तेफाक है, अगर हम ये कहें कि कल की बात कुछ नहीं थी, कल के पूरे कामों पर आज और आज के बाद कल टिका हुआ है। हम आज क्या कहते हैं इस पर कोई भरोसा करे क्यों? ये बातें तो बहुत बीजेपी ने कही, बहुत कांग्रेस ने कही, विकास हम सरकार को कहां पहुंचा देंगे दुनिया को, हम घर घर पानी पहुंचा देंगे, हम घर घर रोजगार पहुंचा देंगे, हम 15 लाख आपके खाते में डाल देंगे, और हम 21 दिन में, 18 दिन में महाभारत जीता था, 21 दिन में हम कोरोना को भगा देंगे। क्या क्या नहीं कहा और किसने नहीं कहा? कौन है जो पॉलिटिक्स में है, जो जनता के प्रतिनिधि होना चाहता है, उसने ये बातें नहीं कही? वो कौन है? तो लोग क्यों विश्वास करें मेरे पर, क्यों विश्वास करें आप पर? क्यों विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? सवाल इसका नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूं, सवाल इस बात का है कि मैं जो कहता हूं या हमारे लोग जो कहते हैं, हम उस पर कायम रहे हैं क्या? आज कहने का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि उस पर पूरा यह है कि सारी जो चीजें हैं उन पर हम कायम रहे हैं या नहीं रहे हैं। अगर हमारे लोगों के संघर्ष, जनता ने बहुत संघर्ष किया है,
उत्तराखंड राज्य की अवधारणा क्या थी, हमारा सपने क्या है, इस पर बात है। मैं अगर कहूं, मैंने तो 3 लाइन में हमने पार्टी को दिया है कि सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब है खुद को भी बदलना। क्या मैं समाज में खुद के अंदर, अपने समाज में, परिवार में बेटी बेटा और समाज में जिस तरह के ये वो है उनके खिलाफ मैं खड़ा हो सकता हूँ? क्या पिछड़े और अगले के बीच में मैं एक सही तारतम्य बिठा सकता हूँ? क्या वह समाज में जो लोग लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उनका शोषण होता है, उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं? अगर हम ये सब सामाजिक परिवर्तन नहीं करते हैं और व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम कोई भी बड़ा परिवर्तन कल सत्ता में पहुंचकर नहीं कर सकते। तिवारी जी, हाँ। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। असली में जी। हो क्या रहा है, हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं हम सब सुझाव दे रहे हैं, जबकि हम स्वयं में एक राजनीतिक दल है। आपका भी एक राजनीतिक दल है, मुजीब नहीं, नैथानी जी का भी एक राजनीतिक दल है, राजपाल रावत जी भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। तो हम सुझाव की मैंने बजाय, सुझाव नहीं दिए। सर मुजीब भाई मैं आऊंगा, नहीं दे रहा। मैं आऊंगा, नहीं, नहीं, मैं मैंने आऊंगा। सुझाव नहीं दिए भाई साहब, भगवान जी, मैं भगवान हकीकत जी, ठीक बता है, रहा हूँ। मैं चलिए आपको माफी चाहता हूं, मैं सुझाव नहीं दिए। तिवारी जी, नहीं, मैं नहीं, बार-बार हमारी जनता जानना चाह रही है कि भाई पीसी तिवारी जी जो परिवर्तन पार्टी के मुखिया हैं, सुप्रीमो है, उनकी सुप्रीमो पार्टी नहीं। का विजन क्या है 2022 के लिए? सबसे पहले मेरी पार्टी में कोई भी सुप्रीमो नहीं है। हमारी अच्छा पार्टी ने, हाँ, हमारी पार्टी ने निर्णय में भागीदारी, क्रियान्वयन जी, में भागीदारी, श्रेय में भागीदारी का सिद्धांत संकल्प लिया है कि जो हम्म, भी निर्णय होगा वो उस निर्णय को जो निर्णय लेंगे वो लागू करेंगे और उसका हित और अहित जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि किसी भी जगह पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम अगर लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने व्यवहार में, अपनी पार्टी में लोकतंत्र लाना पड़ेगा। और हमारी पार्टी में राजनीतिक समिति है, कोई सुप्रीमो नहीं है। तो चलिए पहली माफी बात, चाहता हूँ, उस शब्द के लिए मैं माफी चाहता हूँ जी। कोई नहीं, माफी की नहीं, कम से कम आपने बोला तो मैंने कम से कम इस बात को कह पाया ना, मैं लोगों तक जी पहुंच पाया। ये तो आपका सवाल है जो जो मेरे को इस जवाब तक पहुंचाता है। और जब मैं कह रहा था सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, तो हमको इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि आज हम कह रहे हैं कि हम अगर हम आते हैं तो चुनाव व्यवस्था क्या है? क्या कोई भी भला आदमी कहीं भी भारत में कोई वो किसी तरह बिना उसके चुनाव जीत सकता है? जो परिस्थितियां, जो मैनेजमेंट चुनाव के कराए गए हैं, तो जिस जिस तरह से चुनाव सुधार की जरूरत है, पिछले चुनाव में जब हम लड़े थे तो हमने चुनाव सुधार की जरूरत को सबसे सामने रखा था। तिवारी जी, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है कि परिवर्तन पार्टी ऐसा कौन सा एजेंडा लेके आएगी? आप अपना विजन कोई नहीं बता रहा है, विजन बताने को तैयार नहीं, हम एक दूसरे को हम लेके बताएंगे जी। विजन, हम बताएंगे मैं सर। आऊंगा, राजपाल जी, हम सुशील विजन जी, मुजीब बताएंगे। भाई, मैं थोड़ा नहीं, सुनिए, तिवारी जी से भी सुनना चाहता हूँ देखिए मैं जी। आपको, देखिए, हम हमारे हमारे जो मूवमेंट है, हमारे जो आंदोलन है, उस आंदोलन के पीछे हमारा विजन है। जब हम नैनीशार में लड़ रहे हैं या हम यहाँ पर डांडा कांडा में जो पूरा भू माफिया दिल्ली का खिलाफ लड़ रहे हैं, या हम वहां पर फुटिल में लड़ रहे हैं, या तमाम जगहों पर लड़ रहे हैं, तो हम खाली बोल नहीं रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। और जितने मुकदमे उत्तराखंड राज्य के बाद हमारे साथियों पर लड़े, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। तो वो जो जमीनों के जो सवाल है, उत्तराखंड में जमीनों, प्राकृतिक संसाधनों के सवाल पर, चाहे चिपको हो, वन बचाओ हो, नशा नहीं रोजगार दो हो, उस सारे सवालों को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और उसकी जगह जगह उसके लिए इंच इंच लड़ रहे हैं। ये बात उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड का सारे वो लोग, जानने वाले लोग जानते हैं। जिनको नहीं जानना वो कभी नहीं जानेंगे। नंबर 2, उत्तराखंड जो नशा मुक्त है, नशा मुक्ति है, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन ने केवल नशे की बात नहीं करी, वो हमारे गांव, हमारे घर से शुरू हुआ है। और आज भी उत्तराखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण का, उनको सामने लाने का सबसे बड़ा जन आंदोलन है, जो पिछले 35-37 साल से लगातार चलता है। और हर बार उस पर बैठकर उत्तराखंड के नई नई सवालों पर बात होती है। गैरसैंण की जो लड़ाई है, कोई भी कह सकता है कि गैरसैंण की लड़ाई में कौन है, नहीं, गैरसैंण एक अवधारणा है हमारे लिए। हमने बार बार कहा कि जिस तरह से जो राष्ट्रीय दल और उसके साथ जो क्षेत्रीय दल भी थे, मुझे कहना पड़ेगा इस बात को, कि जब हम सत्ता में थे, सरकार में थे, और जब परिसीमन लागू किया जा रहा था उत्तराखंड के अंदर, और तमाम संगठन उस परिसीमन के खिलाफ जा रहे थे कि आप परिसीमन की उत्तराखंड में जरूरत नहीं है,
तो उस वक्त हमारे लोग एक प्रस्ताव पास करने की स्थिति में नहीं थे उत्तराखंड की सरकार में कि भैया प्रस्ताव पास करके उत्तराखंड में परिसीमन नहीं होना चाहिए, हमारी 6 सीटें कम नहीं होना चाहिए। तिवारी जी मैं आऊंगा, मैं लौट के फिर आऊंगा। मुजीब नैथानी जी। हाँ जी सर। एक सवाल मेरा ले लीजिए और फिर जवाब शुरू करते हैं। आप हो गए और राजीव गौड़ हो गए, आप हाँ जी। एक जगह पर पहुंचे हैं जहां पे अवैध खनन हो रहा था, आप लोगों ने वहां लाइव वीडियो बनाई। बिल्कुल। और हुआ ये कि खनन माफियाओं ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, राजीव भाई के सिर पे चोट मार दी, और थाने के अंदर आपके पास अगर 10 लोग रहे होंगे, उनके पास 200 लोग थे। बिल्कुल। अब मेरा कहने का मतलब समझिए, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी कौन सी नब्ज है जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिसको बाकी लोग पकड़ रखे हैं। भाजपा कांग्रेस ने वो नब्ज पकड़ रखी है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। उसका मैं कारण बताता हूं कि जो लोग वहां माफिया वाले थे, जो युवा लड़के थे, वो हमको सबको जानते हैं। हम एक छोटा सा शहर है, हम एक दूसरे को जानते हैं। रोज नमस्ते भाई जी होती है उनकी हमसे, आज भी हो रही है। ये एक पैसे का जरिया है। युवाओं को जब रोजगार नहीं है तो वो वहां जाएगा जहां उसे पैसा मिलेगा, जहां उसका घर चलेगा। क्योंकि हमारे घर की एक स्थिति ये है गढ़वालियों की कि वो बहुत टॉन्ट मारते हैं कि तू नौकरी नहीं कर रहा, तू पैसा नहीं कमा रहा। अब वो लोग वहां जुड़ जाते हैं जहां से उनको कहीं कोई पैसा आए। उसके लिए जब वो देखते हैं कि पुलिस वाला भी उस तरफ है, एसडीएम भी उस तरफ है, डीएम भी उस तरफ है, तो उनमें ज्यादा लोग गिर जाते हैं। अब जो हमारा सामान्य जनता है पहाड़ की, वो इनसे डरती है। हमारे यहाँ गढ़वाल में आप राजनीति थाने से नहीं कर सकते। आप लक्सर जाएंगे तो आपको थाना जब तक नहीं है आपके हाथ में, आप राजनीति नहीं कर सकते। तो ये गढ़वाल का एक डिफरेंट मुद्दा है कि अगर आपने थाने की राजनीति यहाँ शुरू की, आपके खिलाफ एफआईआर हुई, चाहे वो 307 है, चाहे वो 151 है, तो आप लोगों की नजर से हट जाएंगे। लोग आपसे मिलना थोड़ा कम कर देंगे, अपने लड़कों को बोलेंगे इनके साथ मत रहो। ये लोग दूसरे हैं, ये थाने जाने वाले हैं, आज इनके खिलाफ हो रहा, कल तेरे खिलाफ हो जाए। तो हमारी गढ़वाल की राजनीति थाने की राजनीति नहीं है। और ये जो माफिया तंत्र है, ये थाने को खरीद कर मतलब आप ये देखिए कि इन माफियाओं ने हमें बताया कि हमने पर ट्रक जो है 5,000 रुपए दिए हैं और 600 ट्रक है, 30 लाख रुपए थानेदार को दिए। ये किसने हमें बताया? उन माफियाओं ने जिन्होंने पैसे दिए। आप समझिए इस बात को कि ये जो प्रशासन की विफलता नीचे वाले, ऊपर की बात नहीं है, ये नीचे का जो गठजोड़ हो रहा है जिसको कि लोग समझ नहीं पा रहे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में लोग नहीं थे, लोग होते हैं। और हमने अभी लोगों में विश्वास बनाना है कि हम जो हैं उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं उस तरफ ना हो जाएं। क्योंकि जब धीरे धीरे लोग खरीदने के चक्कर में आते हैं तो पता लगता है कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा था, मान लिया कि हरीश रावत जी इस संघर्षों में बहुत आगे रहे, परंतु आज वो जनता की लड़ाई की जगह दूसरे पाले में खड़े हो गए। जब तिवारी जी से उनका मुकाबला हुआ तो यही मुकाबला था कि आपको अल्मोड़ा के लोगों की लड़ाई लड़नी थी, आप जो है वहां दिल्ली वाले जो माफिया हैं उनके लोगों की लड़ाई लड़ने लग गए जब आप सत्ता में आए। तो जनता को इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जी राजपाल रावत जी, बिल्कुल। आज की जो राजनीति है, वक्त के साथ राजनीति भी बदल रही है और राजनीतिक पैंतरे भी बदल रहे हैं, टेक्निक भी बदल रही है, प्रचार के माध्यम भी बदल रहे हैं। आप एक युवा हैं, एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निकल चीजों को आप कुछ हद तक समझते भी होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुजीब नैथानी जी जो बात कह रहे हैं और जिस सवाल की तलाश में मैं कल से घूम रहा हूं कि भाई जनता आप पे विश्वास करे तो करे क्यों, वो उस नब्ज को शायद पकड़ने में मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, या आप लोग मुझे पकड़ने नहीं दे रहे। क्या कारण है कि आप अपना विजन की बजाय दूसरे पे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? अपना विजन नहीं है या थोड़ा लेट बताएंगे राजपाल रावत जी? देखिए सर, विजन मैंने जब लाइव ये डिबेट स्टार्ट किया था, मैंने विजन तब भी क्लियर किया था कि हमारा ये विजन है, अब भी विजन क्लियर है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी बाप? 70 सीटों पे लड़ेगी और 70 फौजी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, 70 सीटों पे 70 फौजी चुनाव लड़ेंगे इस समय जी। ठीक है भाई साहब।
जी पहले दूसरा मैं क्लियर कर दूं, जो मुजीब नैथानी जी ने बात की थी कि लड़ाई, सबसे पहली बात ना मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हम लड़ाई आखिर लड़ क्यों रहे हैं और किसके खिलाफ हम तो एक आजाद देश में रहते हैं, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें लड़ना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की कमजोरी है। दूसरी बात, जो पॉइंट इन्होंने बताया गठजोड़ वाला पॉइंट, हम तो इसके बहुत डीप में गए हैं, बहुत अंदर तक गए हैं। आपको शायद देखा होगा आपने, पीछे यहाँ पे अरविंद पांडे जी मिनिस्टर साहब आए थे और मैंने उनको यहीं पे पकड़ के कुछ सवाल जवाब किए थे उनसे। तो ये जो सारा पॉइंट है, ये ना असल में इसको प्रशासन सारा हैंडल नहीं कर रहा है। प्रशासन चाहता है कि सुधार हो, प्रशासन चाहता है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, लेकिन जो हमारे शासन की व्यवस्था है, मैंने कई सारे मामलों में देखा है कि अगर प्रशासन ने कहीं पे चाहा भी कि यार हम कोई काम ठीक करें, तो किसी मिनिस्टर का फोन आ गया, किसी संतरी का फोन आ गया, उनके मंत्रियों के किसी उसका फोन आ गया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो उनकी मजबूरी है, वो वही करते हैं जो शासन चाहता है। क्यों? अगर वो नहीं करेंगे, प्रशासन अगर नहीं करेगा, तो मैंने बहुत सारे, मैं आपको ना तमाम उदाहरण ऐसे दे दूंगा प्रशासनिक अधिकारियों के जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, मुकदमों में उन्होंने घिस दी और उनकी मतलब ऐसी तैसी कर दी। कई सारे प्रशासनिक अधिकारी आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये कहां से तोड़ना? इसके लिए सबसे पहले उत्तराखंड में रूल्स लागू होने जरूरी हैं। जो संविधान के अंदर रूल्स हैं वो लागू होने जरूरी हैं। उसको कौन लागू करेगा? उसको वो लोग लागू करेंगे जो शासन व्यवस्था में बैठते हैं, लेकिन वो तो खुद चोर है, वो क्यों लागू करेंगे? उसके लिए जरूरी है राजपाल जी, रूल। जी राजपाल सर, रावत जी, जी अरे एक मिनट, एक मिनट। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर भारतीय अंत्योदय पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये लागू करेंगे? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजेंगे? आप ये क्यों नहीं हम कह रहे कि हम हम बेरोजगारी कुछ नहीं, खत्म करेंगे अगर हम सरकार में सर आए? सर सर हम जी, कुछ नहीं करेंगे, जो रूल्स बोलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, जो रूल्स बोलेगा हम वो करेंगे, जो रूल्स बोलेगा हम वो करेंगे, जो डिसिप्लिन उत्तराखंड को चाहिए होगा हम वो देंगे। जो हाँ तो एक शासन का आपको बोलना भी डिसिप्लिन तो होना चाहिए पड़ेगा वो कि भाई शासन। आपकी पार्टी करेगी क्या। आप ये तो कोई भी नहीं बता रहा। मैं बता रहा हूं ना, लेकिन हमारी पार्टी पूर्णतः स्वरोजगार युक्त उत्तराखंड करेगी। इस मिशन पे काम कर रहे, पूर्णतः हम्म कुव्यवस्था मुक्त उत्तराखंड करेगी। कुव्यवस्था के हम्म अंदर आपका भ्रष्टाचार, शोषण, माफिया राज, गुंडा राज, हम्म हम्म ये हम्म अघोषित आतंकवाद, ये सब कुव्यवस्था के अंदर आता है और हम इसको रूल हम्म से खत्म करेंगे, रूल्स लागू हम्म करके इसको खत्म करेंगे। ये क्लियर विजन है। दूसर, हम्म एक बात और आई थी, ये कोऑर्डिनेशन वाली बात आई कि सारे क्षेत्रीय दल एक एक टेबल पे क्यों नहीं बैठते? तो हम इस कोशिश हम्म को लगातार 3 वर्षों से इस कोशिश को कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, सुशील कुमार जी बैठे हुए हैं, नवनिर्माण सेना जो है हमारी, जो सेंट्रल कमेटी की टीम है, उसमें मेंबर्स है नवनिर्माण सेना। जब कोई बड़ा मुद्दा होता है जहां पे हम मतलब जो नीचे के लेवल के हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो भी हैंडल नहीं कर पाते, या प्रदेश स्तर पे कुछ हैंडल नहीं होता, तब जाके हम इन लोगों का सपोर्ट लेते हैं कि भाई साहब हम यहाँ पे फंस गए, यहाँ से आगे कैसे करना है, या यहाँ से आगे आपको क्या सपोर्ट, इस तरीके से हमें सपोर्ट करना है। तो हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, चाहे नवनिर्माण सेना से हो, चाहे देव सेना से हो, चाहे हमारे साथ जो हमारे अन्य जो 27-28 हमारे और सहयोगी संगठन है, जिनका मतलब जो हमारे प्रपोजल में है, जिनके साथ में हमने फर्स्ट प्रस्ताव बनाया था कि आप सेंट्रल कमेटी में रहेंगे और लास्ट डिसीजन आपका होगा सबका कि इस मामले में ये होना है। तो अभी तक तो ऐसी कोई लार्ज प्रॉब्लम आई नहीं फील्ड में काम करते हुए हमें। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा टकराव रहा है, हमारा टकराव सीधा शासन से रहा है, हमारा टकराव सीधा सरकार से रहा है, ये टकराव रहा है, लेकिन हमने अपने स्तर से इसको सारा हैंडल किया मामले को। और जब भी कोई लार्ज प्रॉब्लम आई है तो बड़े भाई बैठे हैं, हम उन बेफिक्र होकर उनकी राय लेते हैं कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना है। तो कोऑर्डिनेट हम तो 3 साल से ऑलरेडी इस पे लगे हुए हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो वास्तव में उत्तराखंड हितैषी हैं, जो वास्तव में उत्तराखंड हितैषी हैं, हम उनको एक मंच पे ला सकें। हम ये नहीं बोलते कि नहीं राजपाल हमारी बात रावत जी, जी जी, एक एक सेकंड तरफ सर, आप कह रहे हैं कि नहीं, एक मैं सवाल भी ले लूं। एक तरफ जी आप कह रहे हैं कि बाप पूरे 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, एक तरफ कह रहे हैं कि आप सारे राजनीतिक दल जो है क्षेत्रीय दल एक मंच पर आ जाए। तो ये दोनों चीजें आपको नहीं लगता अंतर है दोनों में? आपने अभी हाँ, मैं तय नहीं किया है कि आप 70 पे लड़ेंगे या सारे दल एक साथ इकट्ठा हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ हम्म सर, मैं आपको वही पूरी समझा रहा हूँ। अभी मैं हम्म आपको एक छोटा उदाहरण दूं कि हमारी जो सेंट्रल कमेटी है इस समय के पीएफपी की, उसमें 27-28 संगठन समिति या कुछ पार्टियां भी हैं उसमें। जो आपने तो देखा, हम्म आप उस मीटिंग में स्वयं हाजिर, मतलब एक मीटिंग में आप रहे हैं हम्म हमारे हम्म साथ में, हम्म रहे हैं, हम्म आपने उस मीटिंग को देखा है। ये लोग आते हम्म हैं,
एक टेबल पे आप भी, तो फिलहाल कोरोना की वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग एक टेबल पे बैठेंगे और जो इनकी शर्तें हैं हम आपकी शर्तों पे काम करेंगे कि आप जो बोलेंगे। अब हमारे सहयोगी संगठन नवनिर्माण सेना हमारी सहयोगी संगठन है। नवनिर्माण सेना हमसे कहती है कि हमें 15 सीटों पे चुनाव लड़ना, आप लड़ें, आप 20 पे लड़ना आप लड़ें, जहां पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से, बाकी पीछे हम हैं, बैक सपोर्ट के लिए पीछे हमें, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम ये लेके जनता के बीच में ना वोट मांगने नहीं जाएंगे कि 1947 में ये हुआ था, 2020 में ये हुआ था, 1999 में ये हुआ था, 9 नवंबर 2000, इतने ये सब हम काम लेके जाने वाले हैं। जो हमने मॉडल जमीन पे लगा दिए हैं, जो मॉडल हमने लगा दिए, कितने इतने हजार लड़कों को हमने रोजगार से जोड़ दिया, उनको स्थायी स्वरोजगार, चाहे छोटा दिया चाहे बड़ा दिया उनको। कुव्यवस्था मुक्त उत्तराखंड करने के लिए, करप्शन रोकने के लिए, शोषण रोकने के लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी है, किस स्तर पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम जनता के बीच में ले जाके उनको दिखाएंगे कि ये है, ये भी आपको करना है। अगर आपको ये ले जाके दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, समय का अभाव है। सुशील कुमार जी, अभी आपने देखा होगा कि तीनों जो प्रतिनिधि हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका एक संगठन है। देखिए सुशील जी, ना तो ये क्षेत्रीय दल एक मंच पे आएंगे जी, इसमें भी बहुत मुश्किलें लग रही हैं। और सर मैं जब ये एक मंच पर आएंगे ही नहीं, तो फिर भाजपा और कांग्रेस को कैसे हरा पाएंगे? क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राय कुछ हद तक ऐसी लग रही है कि उसमें कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है शायद। जी सर मैं 1 सेकंड बस सर मैं 2 सेकंड के लिए अपनी बात पूरी कर लूं। 2 सेकंड सर मुझे आपसे चाहिए होगा। सर हम 3 साल से लगातार हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि सारे क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो हमारे एक टेबल पे आए हैं। कई बैठकें हुई है, कई मीटिंगें हुई है, पौड़ी में हुई, चमोली में हुई, रुद्रप्रयाग में हुई। आप आओ, बैठो तो सही। अगर आप वास्तव में उत्तराखंड हितैषी हो तो आप आओगे, और जो उत्तराखंड हितैषी नहीं होगा, जिसका लालच होगा या किसी और चीज से वो जुड़ा होगा, वो हमारे साथ में नहीं आएगा। ये तो तय है। और गद्दारों को वो लालच भी देख लेंगे सुशील जी। और गद्दारों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे उत्तराखंड में। जिन्होंने उत्तराखंड की पीठ पे जिन्होंने छुरा मारा है, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एक लास्ट सेशन, एक राउंड और बचा हुआ है। जी सुशील जी, एक मंच पे आएंगे नहीं। देखिए आह्वान जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जो भी क्षेत्रीय दल इससे पहले कार्य कर रहे थे, सबको सम्मान देना आवश्यक है। सम्मान का मतलब ये नहीं कि अगर उनकी स्वेच्छा नहीं है तो उनका हाथ जबरदस्ती पकड़कर हम लोग सबको एक मंच के ऊपर ले आएंगे। ये क्योंकि सारे सीनियर है, और इससे पहले सारे कई ऐसे संगठन है जहाँ क्षेत्रीय दलों में जो है राज्य आंदोलनकारी भी है। तो ये एक आप कह लीजिए एक सम्मान, एक रिगार्ड देने का जो है प्रोसीजर है, और उसके अंतर्गत अगर वो आते हैं स्वेच्छा से तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय दल का गठन नहीं होगा, यहाँ आने वाले टाइम के ऊपर राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तित नहीं होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहे, सबसे बड़ा हमारे सामने प्रॉब्लम यही है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हम लोगों के साथ या हमारे सामने हैं, ये आज भी उसी तरीके से 1970-1980 की जो है राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चल रहे हैं। मैं बड़ा हम लोग जब देखते हैं कई बार कई क्षेत्रीय दलों की परिपाटी और कार्य करने की शैली, ये आज भी उसी तरीके से स्टेंसिल्स लगाते हैं, काटते हैं और पहाड़ों पे जाकर उस पर रंग और पुताई चल रही है, जैसे कि 1975-1978 की राजनीति काम करती थी। आज प्रदेश के लगभग 50% से ज्यादा जो जनता है वो युवा है, यूथ है, और आप मान रहे हैं कि 14.2% आज जो है लगभग वर्तमान में अभी इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो है बेरोजगारी दर है। राज्य के अंदर लगभग 50 से ज्यादा आत्महत्याएं अभी हो चुकी हैं कोरोना काल के अंतर्गत। मैंने एक भी क्षेत्रीय संगठन ऐसा नहीं देखा जिसने इस मुद्दे के ऊपर आगे आके लीड किया हो, फ्रंट किया हो, एक बार यूथ के ऊपर काम करने को बोला हो कि ठीक है आप इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण कदम मत उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं। पुतला दहन तक इनकी राजनीति सीमित है, ज्ञापन तक राजनीतिक सीमित है, अखबार में छप जाए, थोड़ा जो है शैली थोड़ा तीक्ष्ण हो जाएगी, अखबार में छप जाए, फोटो आ जाए तो ये पर्याप्त है। किसी तरीके से जो है अपनी व्यवस्थाएं और अपना जो है कद जो है प्रदेश के अंदर हम लोग संचालित करते रहें। बाकी राज्य हित किस तरीके से आने वाले टाइम के ऊपर बदलाव लेंगे, शिक्षा नीतियां क्या है, राज्य की उद्योग नीति क्या होनी चाहिए, राज्य की स्वास्थ्य नीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ औद्योगिक जो है वातावरण जो है आने वाले टाइम पर तैयार होगा, इसके बारे में कोई जिक्र करने को तैयार नहीं है। किसी के पास कोई लेआउट नहीं है। जितनी मैक्सिमम डिबेट हम लोग क्षेत्रीय दलों की देख रहे हैं, वो सारे के सारे आज भी सुझाव दे रहे हैं, आप आक्रामक रवैये में जनता के मध्य क्यों नहीं जाते। लगभग जो है 1 साल से 1.5 साल का समय अंतराल मुझे देखते हो गया। मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं सारे बड़े सम्मानित हैं और सारे जो है मुझसे ज्यादा जो है ज्ञान रखते हैं। मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि अगर 365 दिन का कार्यकाल हमने पिछले साल में बिताया है,
लगभग पिछले वर्ष के अंदर। आप मुझे बता दीजिए, आप में से सारे के सारे पैनलिस्ट यहाँ हमारी जो भी दल हैं, जो भी संगठन है, उन 365 दिन के अंतर्गत हम कितनी बार जनता के मध्य थे, हम कितनी बार जनता के अंदर अवेलेबल थे? हम सारे के सारे खुद से ये प्रश्न करें कि हम हमारी जो जनता के अंदर अवेलेबिलिटी है वो है या नहीं है। हमारा संघर्ष जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से है। वो बस्ता और पन्ना तक पहुंच गए। आज हम लोग देहरादून के कार्यालयों में बैठ के जो है वहां से ज्ञापन प्रेषित करते हैं और अखबार के अंदर वेट करते हैं अगले दिन देखकर कि हमारी फोटो आई है या नहीं आई। प्रदेश के यूथ को ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं चाहिए और इसीलिए प्रदेश का यूथ, प्रदेश के जितने भी हमारे युवा हैं, वो इस तरीके की व्यवस्था को लगातार नकार रहे हैं। अगर समय रहते क्षेत्रीय दलों ने अपनी परिपाटी परिवर्तित नहीं की तो आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो भी हमारे राज्य का पेन है, जो दर्द है, जितनी सही तरीके से क्षेत्रीय दल इसको समझ सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां उसको नहीं समझ सकती। बड़ा दुर्भाग्य होता है, सड़क के ऊपर हम लोग देखते हैं कि राफेल का मुद्दा जो है वहां उसके लिए आग लगाई जा रही है, उसके लिए पुतले फूके जा रहे हैं। यूपी के अंदर अगर कोई घटना घटित होती है तो उसका पुतला उत्तराखंड के अंदर फूका जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्रीय दल नहीं, वो राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो हमें यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चाहिए। हम लोग लगातार जो व्यवस्थाओं के अंदर दम तोड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं आज कोरोना काल के अंतर्गत हमारी औद्योगिक व्यवस्थाएं शून्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारिक संस्थान बंद होते चले जा रहे हैं। लगभग हमारे जितने भी आप रोजगार के माध्यम देख रहे हैं वो सारे के सारे संचलित होते चले जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों के अंदर अगर हम लोग अब भी समय रहते मुद्दों को नहीं हम लोग समझ पाते, नहीं उनके ऊपर कार्य करते, यूथ के लिए हम लोग नहीं प्रयास करते, तो मेरे ख्याल से ये शायद इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और जैसा अगर आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, अगले 18 वर्षों के बाद भी परिचर्चा रहेगी, तो शायद हम लोगों की थोड़े से रूप और जो है फेसेस में परिवर्तन आ जाएगा। ये चर्चा इसी तरीके से चल रही होगी, इसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी स्तर के ऊपर हम लोग नहीं देखते। कंक्लूड करते टाइम सुशील जी, समय का बहुत अभाव है, सिर्फ 5 मिनट है और एक राउंड मुझे अभी सभी का लेना है, तो मैं माफी चाहूंगा। अब मैं तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आपका अनुभव क्या लगता है, आपकी परिवर्तन पार्टी एक छतरी के नीचे आ सकती है? सीधा और स्पष्ट जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं वो सब वो बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि हम उत्तराखंड की धरती पर नहीं रहते। अगर मोर्चा लेने की बात है तो नैनीताल में पूरी एक सरकार से मोर्चा हुआ और आज दूसरी सरकार से भी मोर्चा है। इस सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जो हरीश रावत ने किया वही त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं। उसके अलावा जो डिबेट लंबी हो जाएगी और मेरे पास समय सिर्फ 5 मिनट है। मैं कोई सीधा और स्पष्ट अंत में कि क्या परिवर्तन पार्टी सहमत है कि एक छतरी के नीचे आना चाहिए? देखो, परिवर्तन पार्टी एक जन आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है और पूरी बहस मुआवजे के बाद पूरे सिद्धांतों पर खड़ी है। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के सवाल पे, उन तमाम सवालों पर पार्टी खुद ब खुद कितनी जनता में गई ये जनता बता देगी आपको, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है और हमारे कहने से कोई फायदा भी नहीं है। और मैं अगर आप जैसे ये कहूँ कि साहब फलानी जगह गए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जितने सारी चीजें हुई हम सब देख रहे हैं और पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है कि अधिकतम 10 महीने से ज्यादा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज राज्य आंदोलनकारी नहीं। तिवारी जी सुनिए, अब सर समय बहुत कम है, सर समय कम है। केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जो कोई भी एकता सिद्धांतों, कार्यक्रमों और इस बात पर होती है कि आधार पर ये एकता होती है, उससे पहले कोई एकता नहीं होती। और उसके लिए हमको जनता में ये दिखाना पड़ेगा कि हमने कितना काम किया। बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे साथियों ने बनाए हैं जिनके साथ होती है, उस समय काम करके देखें। हमारे व्यवहारिक अनुभव है कि हमें कहा एक एडजस्टमेंट तो हो सकती है कि किसी चीज पर कहा एडजस्टमेंट है, क्यों है, वो तो हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों के आधार पर बनता है, उसके मुद्दे, संघर्षों के तरीके उसके साथ होते हैं, अगर उनमें एकता होती है, अगर वो एक साथ आके खड़े होते हैं तो बस। और एक बात को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सवाल उत्तराखंड का नहीं होता है। हम उत्तराखंड की सीमा में नहीं रह रहे, पूरा देश और देश के बाद दुनिया भी है। तो अगर हम थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली, अगर हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन हमेशा गलत होंगे। हम जो सोचेंगे वो कैलकुलेशन गलत होगा। जी हाँ जी, हाँ, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल का जवाब ये एक ऐसा सवाल नहीं है कि सारी छतरी बन रही हो। ये आपके कार्यक्रमों के आधार पर
आपके मुद्दे, आपके उद्देश्य और कार्यक्रमों के आधार पर और आपके संघर्षों को देखकर होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज एक पार्टी बना दी तो मेरे से राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। हमको उन सबके बीच में एक जो संवाद है, गहरा संवाद है, उसके नीचे समझने की जो पोजीशन है, वहां पर जाने के बाद हम अपनी एका कर सकते हैं और स्पष्ट चीजों के साथ। वो इतना मतलब आसान संभावना है इस बात की, इसकी संभावना है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता को एकजुट करना वो सबसे बड़ी बात है। हम 100 नेताओं को जमा कर ले उसके लिए 10 साल लड़ना पड़े पार्टी को, 20 साल लड़ना पड़े, 30 साल लड़ना पड़े, तो पार्टी लड़ने को तैयार है। पार्टी को जल्दी नहीं कि दो जी तिवारी जी, समय का बहुत अभाव है। मुजीब नैथानी जी से संपर्क टूट गया। राजपाल रावत जी बताएं सर। आज की राजनीति साम दाम दंड भेद, यंत्र तंत्र मंत्र और षड्यंत्र की राजनीति हो गई है। तो क्या ये जो उत्तराखंड के हितैषी हैं, जितने भी ये छोटे छोटे दल हैं, सब बात करते हैं उत्तराखंड में ये होना चाहिए, उत्तराखंड में वो होना चाहिए, तो क्या ऐसी संभावनाएं बनती है कि सब अपनी ईगो को छोड़ के सब एकजुट हो जाएं और सब कहें कि हमें तो उत्तराखंड की लड़ाई लड़नी है, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है? बात क्या कहती है इस मामले में? मेरी जो खुद की टीम है इंजीनियर्स गढ़वाल टीम, इस पे लगातार रिसर्च कर रही है और हम उत्तराखंड से चुन चुन के उन अच्छे लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं जो उत्तराखंड के वास्तव में हितैषी हैं। लगातार हम इस पे लगातार कोऑर्डिनेशन का काम चलता है और हम चुन चुन के उन लोगों को चुन चुन के हम कलेक्ट कर रहे हैं जो वास्तव में उत्तराखंड हितैषी हैं। और जो उत्तराखंड हितैषी नहीं है उनकी हमें जरूरत भी नहीं है और ना वो हमारे रास्ते में कहीं आ भी सकते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टियों के लीडर हमारे आड़े आने की हिम्मत नहीं करते तो छोटे मोटों से हम वो भी नहीं करते हैं, इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। सारी सीधी सी क्लियर बात है, क्लियर रोड मैप है, क्लियर विजन है, क्लियर रोड मैप है। जो रोड मैप है हम उस पे चल रहे, हमारा विजन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम सीधा उस पे, हमारा फोकस वहां पे, और हम उस पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। सुशील जी राजपाल भाई, समय का बहुत अभाव है। सुशील जी अंत में जी बहुत सारी की बातें आपने कही हैं, उस पे क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नवनिर्माण सेना का अगला कदम क्या होगा 2022 को लेके? देखिए, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने, अंत में मैं अंत में आपसे कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा कि हम लोग जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें, हमारे पास संसाधन है, अगर उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, तीर्थाटन के रूप में जो है उत्तराखंड को डेवलप किया जाए और जितने भी यूथ हैं, युवाओं के बारे में सोचकर रणनीति तैयार की जाए, तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य उत्तराखंड का बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। और अभी कल हम लोगों ने इस चीज को मांग को राइज भी किया था, जिस तरीके से क्राइसिस चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, हमने आंध्र प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में सुबुगाहट है कि यहाँ के यूथ, यहाँ के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए 75% जो भी जॉब के अंदर जो आरक्षण है, आरक्षण कह लें, वरीयता कह लें, वो जितना भी हमारा प्राइवेट क्षेत्र है, ट्रस्ट है, वहां वो सुनिश्चित किया जाए। और ये इस समय की डिमांड है। प्रवासी लोग आए हैं, लगभग 8.5 लाख बच्चा पहली रजिस्टर्ड था, 2.5 से 3 लाख जो है प्रवासी यहाँ आ चुका है, लगभग 12 लाख का डाटा हमारे पास, 12.5 लाख का डाटा हमारे पास। और जो सरकार हमें दे रही है वो मुट्ठी भर योजनाओं को यहाँ दिखा रही है कि इसके माध्यम से हम लोग जो है रोजगार यहाँ डेवलप करेंगे। मेरा कहना यही है कि युवाओं को देखकर जो है रणनीति तैयार हो, और नवनिर्माण इसके ऊपर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों का प्रयास है कि तीर्थाटन और रोजगार के रूप में उत्तराखंड को डेवलप किया जाए, और युवा नेतृत्व को, मैं 2022 की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि लगभग 8 साल का समय अंतराल हम लोगों को इस चीज को बनाने में, प्रदेश के अंदर परिपाटी को बनाने में लगेगा, और इस परिपाटी में युवा नेतृत्व को हम लोग जो है डेवलप करें और यूथ को आगे लेकर आए, उसके हाथ में बागडोर दें और उसको कहें कि ये प्रदेश की व्यवस्था है, इनको संचालित करो, इसको आगे बढ़ाओ। तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर भविष्य जो है उत्तराखंड का, उज्जवल भविष्य हम लोग आने वाले समय में देखते हैं। भविष्य उत्तराखंड का हो सकता है, सुशील कुमार जी का कहना है। मुजीब नैथानी जी, आप बहुत गंभीर भाव से चीजों को सुन रहे हैं। सुशील जी कह रहे हैं कि अभी आप देखेंगे कि अभी 23 तारीख को 9 लाख युवाओं ने, जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चलाई, जिसमें 2 से 2.5 लाख युवाओं ने भाग लिया। तो ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, ये युवाओं की बात तो करते ही नहीं है। बात भी सही है, युवा देश का भविष्य है, एक स्लोगन में डाल देते हैं अंत में। और एक सवाल और है, क्या आपकी पार्टी एक छतरी के नीचे आने और लाने के लिए इसमें संभावनाएं बनती हैं?
देखिए, हमने 2017 में तिवारी जी को भी समर्थन दिया और खुद बहुगुणा जी के भाई साहब जो हमारे बड़े हैं उनको समर्थन देने के लिए हम टिहरी तक गए और जो है हमने प्रभात ध्यानी जी को भी दिया। उधर दिवाकर भट्ट जी के इलेक्शन में भी हम गए, पुष्पेश भाई को भी हमने समर्थन दिया हुआ था। तो हमारी तो ये हम खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय अस्मिता की बात जो लोग करते हैं, देखिए कमी हर एक में होती है, हम क्या कर रहे हैं क्षेत्रीय की कमी 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 कमी, अरे उसको फायदे तो गिनवा लो। ये तुमने ये नहीं किया, तुमने, अरे हर आदमी संघर्ष कर रहा है और संघर्ष जो है ये लोग नहीं दिखा पा रहे। अगर कोटद्वार में 273 दिन हम बैठे धरने पे, जिसमें कि सारी कुछ हुआ कि हमें उठाने के लिए पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया, क्या इनको पता है कि ये संघर्ष हुआ है? क्योंकि ये संघर्ष उन लोगों ने, बीजेपी कांग्रेस ने दबा दिया, हमारे साथ हमारे ऊपर गोली चली, सब कुछ हुआ, बीजेपी कांग्रेस ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। पर आप ये दिखा रहे हैं कि यहां संघर्ष ही नहीं हुआ। तो जो संघर्ष हो रहे हैं उसको दिखाने के लिए आप जो है क्षेत्रीय जनता पे ही वो कर देते हैं कि क्षेत्रीय दल कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि एक आदमी, एक पत्रकार जिस पे दलाल होने का आरोप लगा है, उसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया है। आज उसके साथ सबसे ज्यादा युवा है, हमारे साथ 4 आदमी नहीं है, उसके साथ सबसे ज्यादा युवा है। वो गोवा से लोग लेके आया, चंडीगढ़ से लेके आया, हमारे कहने पे उसने गाजीपुर में लोगों को खाना भिजवाया और कई सहायता करी। राजीव गौड़ पे गोली चली, सुप्रीम कोर्ट जाने की औकात है हमारी? सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा वकील करने की हमारी कोई औकात नहीं है। अगर उसने किया तो आज राजीव गौड़ किसके साथ खड़ा होगा? उसके साथ खड़ा होगा। तो राजनीतिक दलों में हम पे ये कमियां है कि हम जो है फाइनेंशियली भी पुअर है और हम नेतृत्व भी नहीं दे पा रहे। आज अगर कोई घूम फिर के आ जाता है कि इस सत्ता को कौन चुनौती दे रहा है, तो केवल एक नाम क्यों आ रहा है, 2 नाम क्यों आ रहे हैं? एक शिव प्रसाद सेमवाल, एक राजीव गौड़, एक उमेश कुमार। तो दिक्कतें वो यही है कि अभी हमारा कोई राजनीतिक एक नेतृत्व ऐसा नहीं है जिसके नाम पे हम लड़ सकें। आपको याद होगा कि नारा बहुत जरूरी होता है, खंडूड़ी है जरूरी। अब यहाँ क्षेत्रीय दल है जरूरी, मगर वो नाम नहीं है, वो चेहरा नहीं है। आज कांग्रेस मनीष खंडूड़ी जी को लेकर आ रही है तो वो चेहरा बना रही है। आप इस चीज को समझिए। अगर अजय भट्ट जी की आज बात हो रही है तो बामन नेता की बात हो रही है, अगर अनिल बलूनी की बात हो रही है तो बामन नेता की बात हो रही है, सतपाल महाराज की बात हो रही है तो ठाकुर नेता की बात हो रही है। तो वो चेहरा हम लोग जब तक नहीं चुनेंगे या वो चेहरा सामने नहीं आता, जैसे उमेश कुमार ने खुद को साबित किया है कि आज जो है खुद अगर उत्तराखंड में कोई विपक्ष है तो वो उमेश कुमार है, चाहे उसने कुछ किया हो और चाहे ना किया हो। समय का बहुत अभाव है राजपाल रावत जी, बिल्कुल मुश्किल से 30 सेकंड मिलेंगे अब आपको जी अंत में। सर मेरा सीधा एक सवाल सब लोगों से, ऑल उत्तराखंड की जनता से है कि जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये डिफेंसिव मोड में क्यों है, एग्रेसिव मोड में क्यों नहीं है? डिफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव क्या है भाई साहब? 307 लग गई। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि गलत कह रहे हैं। 307 लग गई, SC ST झूठे लग गए, सारे मुकदमे लग गए। कौन सा डिफेंसिव मोड होता है ये? सर फूट गया, गोलियां चल गई, डिफेंसिव मोड है? आप बताइए बहुगुणा जी, ये तो गलत बात हो रही है। कोई भी तिवारी जी के साथ जो हुआ था वो डिफेंसिव मोड था, है ना? सुशील बहुगुणा जी ने वहां जो है एक सामाजिक आंदोलन जगाया है, लोगों को शराब छुड़वा दी। ये कौन सा डिफेंसिव मोड है? ये सबसे बड़ा। कोई राजनीतिक दल अगर कहते कि मैं शराब छुड़वा दूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और सुशील भाई ने जो है वहां गांव में शराबें छुड़वा दी है बरातों में। कितना बड़ा पॉजिटिव मोड किया हुआ है और आप उसको कह रहे डिफेंसिव मोड है। इससे बड़ा कौन सा पॉजिटिव मोड दिखाएंगे आप? क्षेत्रीय जनता जितने काम जो है क्षेत्रीय दलों ने किए, बहुगुणा जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ काल ठोक के कि जितने काम क्षेत्रीय दलों ने किए किसी और ने नहीं किए। सर आप सुने, राजपाल रावत जी, कौन सा आक्रामक मोड चाहिए आपको? सर आप सुने, आक्रामक मोड चाहिए उनको, आक्रामक मोड में दिखाई पड़ना चाहिए। आक्रामक मोड खुल के डिफेंसिव मोड। सर एक सेकंड मुझे दे दें। नैथानी जी आपने कह दिया, मैं बताता हूँ आपको। छोटी सी कोई बात हो जाती है, चलो जी धरना करो, छोटा सा कोई मामला हो गया, चलो जी प्रदर्शन करो। और ये धरना प्रदर्शन जब से उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ तब से उत्तराखंड और सुनो, रेखा दसमाना की पिटाई हो गई। आप कह रहे हैं कि डिफेंसिव मोड में? नहीं, ये डिफेंसिव मोड है। इसमें कुछ आपने लीगल कोई कार्रवाई की है? नहीं, कुछ भी गलत होता है, बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है। सुनो, मैं पर्सनल व्यक्तिगत आपकी बात नहीं, मैं ऑल उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। अरे सभी लोग लगे हुए हैं अपनी सीमाओं से, हर आदमी काम कर रहा है। जो हर एक के पास एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं में काम हो रहा है। व्यक्तिगत मत यही कह रहा हूँ कि हर आदमी लगा। यही सर, ये भाई शांति भट्ट जी जेल गए। आपके 30 सेकंड खत्म हो गए, कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो रहा है, जल्दी में एंड कीजिए।
जी मैं भी जेल गया, उससे नहीं है सर। हाँ, डिफेंसिव बस मोड में तो बताता फिर हूँ। कौन है डिफेंसिव मोड में? कोई क्षेत्रीय सर, दल मैं बता डिफेंसिव रहा मोड में हूँ। नहीं है, सब ऑफेंसिव में है, और इसी से बीजेपी कांग्रेस डरी हुई है, सर आप मेरी इसी से बात डरी हुई सुनिए है सर। कांग्रेस बीजेपी। ये इनके खिलाफ अभियान है क्षेत्रीय दलों के, कि क्षेत्रीय दल कुछ नहीं कर कोई रहे, अभियान जबकि नहीं है, अगर कुछ उत्तराखंड असर बचा नहीं हुआ है होता। थोड़ा बहुत, तो केवल क्षेत्रीय दलों की वजह से बचा हुआ है, कुछ नहीं, और सब लोग सभी अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। आप जाइए आज टीवी सुशील भाई से बात कीजिए, आप अल्मोड़ा जाइए तिवारी जी से बात डिबेट कीजिए। में शामिल होने के लिए मुजीब नेतानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऋषि तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सुशील सेकंड, कुमार जी आपका भी बहुत बहुत लास्ट धन्यवाद। कमेंट, राजपाल सिंह रावत जी आपको 30 सेकंड दिए थे, दो सभी सेकंड, समय दो समाप्त होते हैं। सेकंड। बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। नैथानी जी ने मेरा टाइम खराब जय कर हिंद, दिया। जय 2 उत्तराखंड। सेकंड एक दूंगा, दूसरे से न 2 टकराएं, सेकंड दूंगा, एक 2 दूसरे सेकंड नहीं दूंगा। टकरा नहीं रहे, वो गलत आज नहीं, समय उसमें चले समय का गए। अभाव है। 8 मिनट मुझे- ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहूंगा। सभी पैनलिस्टों का आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम प्रवचन के जितने भी दर्शक इन डिबेटों को देखते हैं, लगातार हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जन मुद्दों पर आप अपनी सुझाव जरूर दें। जितने भी क्षेत्रीय दलों की डिबेट आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह से उत्तराखंड में और काम होना चाहिए, जो भी आपके सुझाव हैं आप लगातार भेजते रहें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय भारत, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार। देखते रहिए नमस्कार। प्रवचन। नमस्कार। नमस्कार सर, सब लोगों को नमस्कार। कर दिया।